तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और सुंदर यूनिट का नाम है मैग्नेटिज्म। जैसा कि हमने थोड़ा सा बताया भी होगा शायद से लास्ट क्लास में, यूनिट नंबर 3 है और इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। ये शायद लिखवा दिया था मैंने। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है और नहीं 4 है, और ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो ये मिल करके ये चैप्टर बनेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो बहुत बुरी चल रही है मेरी, तुम्हारी कितनी अच्छी होगी वो अभी पता लगता है। आओ तो हम शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, और इससे पहले कि हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करें थोड़ा सा इसका बेस बना लें। आखिर ये प्रोग्राम शुरू कहाँ से हुआ? सारा प्रोग्राम की शुरुआत क्या हुई? वापस से यूनिट नंबर 1 पे चलते हैं, थोड़े से रिकैप पर। हम यूनिट नंबर 1 पे पहुंचे। यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने पढ़ा चार्ज एट रेस्ट। यूनिट नंबर 1 थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने क्या पढ़ा? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट पढ़ा, हमको समझ में आया कि चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो उसके चारों तरफ केवल एक ही प्रकार का फील्ड रहेगा, और उस फील्ड को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या नाम दिया उस फील्ड को? इलेक्ट्रिक। और हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, और उसके बाद में बेटा हम पहुंचे यूनिट नंबर 2। हमने कहा अब चार्ज को रेस्ट में नहीं छोड़ेंगे, हम चार्ज को मोशन में लाएंगे। किस में लाएंगे? मोशन में लाएंगे। चार्ज को रेस्ट में नहीं छोड़ेंगे, हम चार्ज को किस में लाएंगे? मोशन में लाएंगे। जब हमने कहा कि हम चार्ज को मोशन में लाएंगे तो हमने जाना कि एक नई चीज पैदा हो जाती है जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट। उसको हमने कहा बिजली का करंट। हमने जाना कि बिजली क्या होती है। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, हमने I बराबर mV/d पढ़ा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ी, हमने टेम्परेचर के से डिपेंडेंस भी पढ़ी, बड़ा कुछ पढ़ा। लेकिन जो भी पढ़ा वो करंट के बारे में पढ़ा। हमने रेजिस्टेंस पढ़ी, हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स पढ़े, हर आर्म में करंट निकालना सीखा। लेकिन जरा दिमाग पे जोर डाल के देखो, क्या पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने फील्ड्स की कोई बात की? हमने बिल्कुल ये नहीं देखा कि अगर चार्ज चलना शुरू कर दे रहा है, अगर चार्ज चलना शुरू कर दे रहा है तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हमने ऐसी बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं। उस चर्चा के लिए हमने पूरी एक डेडिकेटेड यूनिट बना रखी है, यूनिट नंबर 3। अब हम सिर्फ फील्ड की बात करें। अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? हम कह रहे हैं यूनिट नंबर 3 में कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि चार्ज मोशन में आया तो करंट बनाया। चार्ज मोशन में आया तो क्या बनाया? करंट बनाया। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हम फील्ड की चर्चा करें तो चार्ज मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक नए तरीके का फील्ड पैदा कर गया, जैसे कौन सा फील्ड बोला गया? मैग्नेटिक। इसे कौन सा फील्ड बोला गया? मैग्नेटिक। इस पूरे चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे वो इसी नए प्रकार के फील्ड की करेंगे। और शायद से तुमको एक बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि कूलम्स लॉ को सिर्फ रेस्ट में क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज अगर चलने लग जाता है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक नया फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए कूलम्स लॉ का रिजल्ट क्या आता है? गलत आता है। इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्या असर पैदा हो सकते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में इन डिटेल में जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ही जबरदस्त फील्ड है ना? मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ही जबरदस्त फील्ड है।
अगर मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूं, हम जिस कमरे में बैठे हैं क्या इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है? क्या जवाब रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? हाँ के ना? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इन वायर्स की वजह से भी है, क्योंकि इन वायर्स में भी क्या है? करंट है। दूसरा, हमारी जो धरती है, हमारी प्यारी अर्थ, उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें भी एक कैसा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। और इस कमरे में वो फील्ड भी मौजूद है और इन वायर्स का फील्ड भी मौजूद है। हम जो कि खुद में एक बहुत ही एडवांस किस्म के रोबोट हैं, हम खुद मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं और हमारा दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज विज्ञान जानता नहीं, लेकिन शायद से ये वही ब्रेन का मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड से पुराने जमाने में ऋषि मुनि आपस में कनेक्टेड रहते थे, आपस में बातें करते थे, टेलीपोर्टेशन होता था, लोग अंतर ध्यान हो जाया करते थे। हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं पता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये बात पता चली है कि तुमने सुना होगा, एक जरूर एक शब्द सुना होगा, MRI। द फुल फॉर्म ऑफ MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये जनरली हर बॉडी पार्ट की होती है, स्पेशली ब्रेन की होती है, ठीक है। नॉन इन्वेजिव टेक्निक है ये। मेडिकल में 2 तरीके की टेक्निक होती हैं, एक इन्वेजिव, एक नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब तुम्हारी बॉडी में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ भी मतलब तुमको इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ब्रेन का चित्र बना सकती है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके। कौन से फील्ड का इस्तेमाल करके? अच्छा, अक्सर ये पाया गया है कि जिस जगह पे भूत होते हैं, तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, साइंस के मास्टर होके आप भूतों की बातें कर रहे हो। भूत जहाँ पर भी होते हैं, ये पाया गया है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। या तुम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे हमें भूतों के होने का एहसास होता है। अब ये भी हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारी खोपड़ी सही से काम नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन खुद मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और शायद से तुमको हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें तुम्हें महसूस होता है कि यहाँ पर भूत है। लेकिन अब इसमें दोनों ही चीजें मुमकिन है। हो सकता है भूतों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो और हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे भूत हो। अब क्या सही है ये तो हमको नहीं पता, ठीक है, ये रिसर्च का विषय है। तुम वैज्ञानिक बनो। शमशान घाट में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इसलिए अघोरी लोग जो होते हैं वो शमशान घाट में ही पूजा करना पसंद करते हैं, वो वहीं पर तपस्या करते हैं, स्पेशली जलती चिताओं के सामने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैंने फिर कहा कि तुम्हारा ब्रेन भी प्रोड्यूस कर रहा है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम लोग जो है, हो सकता है कि वो अघोरी लोग जो है मंत्रों के जरिए जुड़ते हों किसी चीज़ से, है ना। अब वो एक अलग बात है, कोई पोर्टल खुलता हो। आजकल तुम एवेंजर्स की बहुत सारी मूवीज़ देख रहे हो, जो आज देख रहे हो वो आज से 100 साल के बाद सच साबित होगा, इस बात को जान लो। क्योंकि इंसानी दिमाग जो कुछ सोच सकता है वो कहीं ना कहीं मुमकिन है, वरना तो दिमाग लगा के देख के तेरे दिमाग में वो आइडिया आया कहाँ से? सोच। डोरेमोन की पॉकेट हो सकती है, तो ये सोच कि डोरेमोन की पॉकेट का आइडिया तेरे ब्रेन में प्लांट किसने किया? उस क्रिएटर के दिमाग में किसने प्लांट किया? एनीवेयर डोर का आइडिया किसने प्लांट किया? अगर तेरा ब्रेन सोच सकता है तो इसका मतलब वो मुमकिन है। अब वो कैसे मुमकिन है ये इंजीनियर देखेगा। आज की टेक्नोलॉजी नहीं देख सकती है, लेकिन भविष्य देखेगा। तो भविष्य मैग्नेटिक फील्ड पे निर्भर कर रहा है, एक्चुअली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे निर्भर कर रहा है। बात कुछ समझ में आई? बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड होता है ये, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। उतार डालो इसको। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न पीढ़ी सबको पागल समझते हैं साले, मोबाइल पर तो आज भी आकाशवाणी सुन रहे हैं। खैर चलो, हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि जहाँ कहीं भी करंट होगा, है ना, एक बात तो क्लियर हो गई कि जहाँ कहीं भी करंट होगा वहाँ पे कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन ये बात सबसे पहले कैसे पता चली? भाई किसी ने तो खोजा ही होगा ना कि जहाँ कहीं भी करंट होगा वहाँ पे क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसी ने तो खोजा होगा। खोजने वाला जो वैज्ञानिक था भाई साहब वो था ऑर्स्टेड। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, बट बहुतों ने नहीं भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये 10वीं की एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में था। और ब्लू बॉक्स हम लोग पढ़ते नहीं, टीचर हमारे ये बोल देते हैं कि साहब ये नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि साहब इसमें से पेपर में आएगा नहीं, है ना। तो वो बुड्ढे पागल हैं जिन्होंने वो किताब में स्पेशली छाप के दिया नहीं ना, क्यों पढ़ना है, मतलब हम तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम 12th में देखते हैं कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। इन रियलिटी में व्हाट वाज ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। देखो, मैं पहले आगे देखूं, खाली जगह है नहीं। हाँ, तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक बहुत ना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इसने किया। इसने ना एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सर्किट बनाया। देखो और यहाँ पे उसने एक मैग्नेटिक निडल रखी। मैग्नेटिक निडल समझते हो बेटा? नहीं समझते, मैं बता देता हूँ। कंपस, मैग्नेटिक कंपस, जो आजकल सबके फोनों में होता है। मैग्नेटिक कंपस की क्या खासियत है कि जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। बात को समझना बहुत ध्यान से। तो उसने ऐसा एक सर्किट बनाया और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक निडल रखी। अब ऑर्स्टेड ने क्या काम किया, उसने ना की को क्लोज कर दिया। जैसे ही उसने की को क्लोज किया, सर्किट में करंट बहा, और जैसे ही करंट बहा, इस मैग्नेटिक कंपस ने डिफ्लेक्शन दिखा दी ऊपर। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन सिर्फ तब ही दिखाएगी जब उस जगह पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हमने इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया? नहीं। हमने तो इस जगह पे क्या पास किया? करंट। हमने इस जगह पे क्या पास किया? हमारे करंट पास करने की वजह से निडल ने क्या शो कर दिया? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब पक्का करंट के बनने से मैग्नेटिक फील्ड बना है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक निडल क्या शो कर रही है? डिफ्लेक्शन। लेकिन ऑर्स्टेड ने सोचा कि यार ऐसा ना हो, ये तुक्का हो। एक काम करते हैं, इसी रिजल्ट को कंफर्म कर। कंफर्म करने के लिए अब की बारी ऑर्स्टेड ने क्या किया, सर्किट को दोहराया, परंतु इस बार करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर। इस बार उसने करंट की डायरेक्शन क्या कर दी भाई? रिवर्स कर दी। और ऊपर उसने जो है ना वापस से मैग्नेटिक निडल प्लेस कर, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ। वापस से उसने की को क्लोज किया। जैसे ही अब वो की को क्लोज करेगा, सर्किट में फिर से करंट बहेगा। क्या इस बार करंट के बहने की डायरेक्शन अपोजिट हुई? उसने पाया कि मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिया और इस बार डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी पलट गई। इस बार डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी पलट गई। यहां से बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भैया पक्का करंट के पास करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपस जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पैदा हो रहा है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस का क्या मतलब होता है? जो पैदा हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बात समझ में आई? तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये एकदम साबित हो गया कि यार जहां कहीं भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा। अच्छा, इस कहो तो एक चीज और बता दूं, ये निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, इसके लिए भी आप एक रूल याद रख सकते हो
एक शब्द याद रख सकते हो, शब्द है स्नो। शब्द है स्नो। अच्छा, स्नो का मतलब क्या है कि करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्रॉम over the magnetic needle, over the magnetic needle such that north pole is deflected towards west। अगर तुम यहाँ पे दिशाएं बना के देखोगे, देखो अगर ऐसे दिशाएं बनाओगे तो इधर ध्यान से देखो, इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, तो नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। इस एक छोटे से शब्द से तुम ये याद रख सकते हो कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कहाँ है। वैसे तो और भी कई सारे नियम हैं, इसी को याद रखने के लिए एक और रूल बना है जिसे कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्या बोलते हैं, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल क्या कहता है कि इमेजिन करो कि एक व्यक्ति करंट के साथ स्विम कर रहा है सच दैट कि उसका जो थोबड़ा है वो हमेशा वायर की तरफ है। हमेशा जैसे वायर मेरे नीचे है तो मेरा मुंह हमेशा किसकी तरफ है, वायर की तरफ है, और मैं इस तरीके से स्विम कर रहा हूं कि करंट मेरे पैरों से तो एंट्री ले और हाथों से एग्जिट हो, पैरों से एंट्री ले और हाथों से, तो नॉर्थ पोल मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ। ये देखना अगर मैं ऐसे तैरने लग जाऊंगा तो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। ये कौन सा रूल है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। पेपर में तुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि रूल कौन सा है, बल्कि पेपर में तो आज तक ये भी नहीं पूछा गया कि ये डिफ्लेक्ट कहाँ होती है। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तुम्हारी किस्मत पे काले कुत्ते रो रहे हैं। अगर वो रो गए प्रॉपर्ली और पूछ लिया तो उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर द मैग्नेटिक नीडल सच दैट नॉर्थ पोल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। बात समझ में आई? इस एक्सपेरिमेंट को हिंदी में लिख लो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और चित्र बना लो, ठीक है, हिंदी में लिख लो, तुम्हें समझ में आ। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये चीज तुमको ना इंस्टेंटली समझ आ जानी चाहिए अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे पास पढ़ी है। याद कर, थोड़ा सा याद कर। मैंने एक चीज पढ़ाई थी तुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला था चार्ज होता है दादा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उस दादा का। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दादा का, बट अब यहाँ पे दादा बदल गया। यहाँ पे अब दादा चार्ज नहीं है, अब यहाँ पे दादा कौन है, मैग्नेट। दादा कौन है, या तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल, या करंट कैरिंग वायर, या करंट कैरिंग, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। तो इनके चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे इनकी चलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? मतलब जहाँ तक इनकी फोर्स लगे, जहाँ तक इनकी फोर्स लगे उसे तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखवा दूं डेफिनेशन, लिख जरा। मैग्नेटिक फील्ड में लिख, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the space, it is defined as the space around a magnet, it is defined as the space around a magnet or a current carrying wire or a current carrying wire in which its force can be experienced, in which its force can be experienced, in which its force can be experienced। बोलो क्लियर है ना? इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, वहां पे एक चीज और पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे वो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखते थे, ई से, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखेंगे, बी से। एम से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को किससे लिखा जाता है, बी से, है ना? तो लिखो हेडिंग जरा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन।
और इसमें लिखेंगे इट सिग्निफाइज strength, it signifies strength of magnetic field, it signifies strength of magnetic field। ठीक है, दो बातें समझो ध्यान से इधर देखो, थोड़ा सा लॉजिकली समझो। इस चैप्टर की मुख्य बातें, इस चैप्टर की मुख्य बातें ध्यान से समझिए। ये वायर है और इस वायर में से हमने क्या पास किया? करंट। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से। इस चैप्टर का पूरा तुमको समरी समझ में आ जाएगा कि हम इस पूरी यूनिट में करेंगे, है ना? ध्यान से सोचो। इस तार में से हमने करंट पास करा है। हमने अभी सीखा कि तार में से अगर करंट पास होगा तो कौन सी फील्ड बनेगी? मैग्नेटिक। इस चैप्टर का पहला मकसद तो है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे कि अगर वायर में से करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, कितना बना, उसकी वैल्यू क्या है? स्ट्रेट वायर से कितना बनेगा, गोल से कितना बनेगा, अलग अलग शेप की वायरों से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना बनेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का देखा था, हमने डाइपोल की एक्सियल लाइन पे देखा था, हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे देखा था, उससे हमने टॉर्क देखा था। वैसे ही हम स्ट्रेट वायर से देखेंगे और बाकी सारी चीजों से भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। एक चीज और बताऊं मुझे ध्यान लगा के, अगर मैं वायर में करंट ना बनाऊं और खाली एक चार्ज ले लूं, क्यों? खाली एक चार्ज ले लूं और मैं इस चार्ज को v वेलोसिटी से भगाना शुरू कर दूं। कितनी वेलोसिटी से? कितनी वेलोसिटी से? तो अगर मैं इस चार्ज को v वेलोसिटी से भगाता हूं तो मुझे सोच के बताओ, क्या तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? हाँ कि ना? कितने लोग कह रहे हैं बनेगा? अगर मैं सिर्फ चार्ज को भगाऊं तो? कितने लोग कह रहे हैं बनेगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं बनेगा? बाकियों को पता ही नहीं चल रहा है। मेरे देश के महान गधों, कहीं गधों की अगर क्वालिटी की बात हो और वहां पे उच्च कोटि के गधे छांटे जाएं तो तुम सब, मुझे ऐसा लगता है कि वहां अव्वल आओ। सुनो कैसे, तो मैं अपनी बुद्धि पर थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए। तार में से करंट पास हो रहा है, व्हाट गोज थ्रू द वायर, करंट और द चार्ज? देयर इज नथिंग लाइक करंट, एक्चुअली चार्ज इज गोइंग थ्रू द वायर। तो चार्ज के वायर में चलने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो वो चार्ज अकेला चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा? बनेगा। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ। वहां पे उसी चार्ज को मैंने अकेले बहा दिया तो चार्ज बहेगा तो करंट, और करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। मतलब इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर ये चार्ज दौड़ने लग जाए तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद। पहली बात, हाँ ना बोलिए, बात समझ में आई? दूसरी बात, अच्छा सोच, ध्यान लगा के फिर से उत्तर दियो, कॉमन सेंस लगा के। ये तार है, इस तार में से करंट जा रहा है। अगर मैं इसके पास एक चुंबक रख दूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब मुझे सोच के बता कि क्या इस चुंबक पे इस करंट की वजह से कोई फोर्स लगेगी?
सोचो आयुषी जी, सोचो, क्या इस तार की वजह से चुंबक पे कोई फोर्स लगेगी? लगेगी। क्यों लगेगी अब वो भी सुन लो। क्योंकि तार में से गया करंट, करंट ने बनाया मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस तार का और एक मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबक का, दो दादा पास पास आ गए तो दोनों में लड़ाई होगी। मतलब इसकी वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगी। इस चैप्टर का दूसरा मकसद इसी फोर्स को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। अब एक और बात सोच, ध्यान लगा के सोच। मान ले मैं इस तरफ एक चार्ज ले लूं, क्या ले लूं? चार्ज नहीं, चार्ज, हमेशा सीरियस नहीं रहते। चार्ज ले लूं और v वेलोसिटी से इसे भगाऊं, क्या ये चार्ज सीधा चलता जाएगा या डिफ्लेक्ट होगा? क्या ये चार्ज सीधा चलता जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा? डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा? फिर सुन ले, इस करंट की वजह से बना मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज चला तो इसकी वजह से भी क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस चार्ज पे इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगी, और फोर्स लगेगी तो चार्ज डिफ्लेक्ट होगा। वो फोर्स कैलकुलेट करनी, वो भी इसी चैप्टर का मकसद है। कितनी फोर्स लगी, किस डायरेक्शन में लगी, किधर को डिफ्लेक्ट होगा, ये भी कैलकुलेट करना इसी चैप्टर का उद्देश्य है। तो पूरे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हम बस यही पढ़ेंगे, फोर्स निकालना और फील्ड निकालना। क्या निकालना? फोर्स निकालना और लिखना। चैप्टर की मुख्य बातें हमने उसको 2 साल तक खूब पिलाई भयंकर। चलो आओ अगले टॉपिक पे। भाई तुम नहीं करना ये काम, अब स्ट्रिक्ट हो गए रूल। आओ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल लिखो जरा। चलो आओ, फोर्स से ही शुरुआत करेंगे आज। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Force acting on a charged particle moving in a magnetic field. Force acting on a charged particle moving in a magnetic field. देखो समझो बहुत ध्यान से, आओ समझते। जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है जी। एक चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से? मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। हम इस v के 2 कंपोनेंट करेंगे, वेक्टर वाले कंपोनेंट क्लास 11, और जब हम कंपोनेंट करेंगे तो एक v का कंपोनेंट इधर आएगा और एक v का कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो थीटा के साथ कंपोनेंट आया ये होगा v, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? v साइन। हमने फ्लेमिंग अंकल का रूल पढ़ के पता लगा लिया कि जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी F। जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी F। क्या तुमको बात समझ में आई? हो क्या रहा है? देख, जैसे तू ये समझ ले कि ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री मार रहा है फील्ड में, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? बात समझ में आई? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। मैं तुझे बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ऐसे नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड या तो पेपर के अंदर होगी या पेपर के बाहर। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2D भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 3D होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर के प्लेन में आ सकती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। या तो पेपर के प्लेन के या पेपर के प्लेन के बाहर। अभी हम सिर्फ शो कर रहे हैं तो समझ में धीरे धीरे करेक्ट कर दूंगा उस बात को, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड थी और चार्ज एंट्री लिया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता हुआ? थीटा। कितना एंगल बनाता हुआ? थीटा। अब इसके आगे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सारा एक्सपेरिमेंटल है। सारा क्या है इसके आगे का?
सारा का सारा क्या है इसके आगे का? एक्सपेरिमेंटल। देख एक्सपेरिमेंटल है तो हम लिखेंगे इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया। क्या पाया गया बेटा? एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स, जितना कम चार्ज उतनी कम फोर्स। तो ये पाया गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किस पे? चार्ज पे। पहली बात। दूसरी बात, ये पाया गया कि जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा फोर्स। फिर एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई v sin थीटा। ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई किसके? v sin थीटा। v cos थीटा पे नहीं पाई गई, किस पे पाई गई? v sin थीटा पे। जब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया गया और हमने लिखा फ्रॉम 1 2 एंड 3, जब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमने पाया कि फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q b v sin थीटा के। इसको घुमा फिरा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं q v b sin थीटा। क्या इसमें तुम्हें कोई समस्या है बेटे? हाँ ना बोलो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सॉरी हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा और इक्वलिटी का साइन आएगा। इक्वलिटी का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k, ये हो जाएगा q v b sin थीटा। यहाँ पे k की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? q v b sin थीटा। हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? q v b sin थीटा। अच्छा अब एक बात बता, फोर्स स्केलर वेक्टर, तो क्या इसको वेक्टोरिकली भी लिखा जा सकता है? हाँ ना बोल। तो इसको जब वेक्टोरिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे f वेक्टर बराबर q ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस ऑफ। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैं बता दूं कि जब कभी भी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है उसका रिजल्ट आता है a b sin थीटा। तो हम जब कभी भी b क्रॉस b कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आएगा v b sin थीटा। क्या रिजल्ट आएगा? v b sin थीटा। क्या ये बात सही है? अरे भाई हाँ ना बोलो। क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया q v वेक्टर क्रॉस ऑफ b। बोलो क्लियर। अब इस पर 2-3 बातें ध्यान देंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस यहां से, उनके कुछ आंसर्स। पेयर ऑफ वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो पेयर ऑफ वेक्टर जो कि एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। कौन बच्चा बताएगा मुझे यहां से छांट के कौन कौन परपेंडिकुलर है साहब? हेलो हेलो। हाँ मैम लोग बिजी, बताइए जल्दी बताइए। नहीं मैं नहीं जानते बेनिफिट फीचर। हाँ कौन कौन से पेयर ऑफ वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री? कौन कौन बताऊं कौन कौन? पहला पेयर f वेक्टर एंड v वेक्टर। दूसरा पेयर f वेक्टर एंड b वेक्टर। और ये ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है बेटा, क्लास 11 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट की एक खासियत है कि अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर आया है c वेक्टर के तो ये इसके परपेंडिकुलर और ये हमेशा होता है। अच्छा ये चीज पूछी गई है पी वाई क्यू है कि वो पेयर ऑफ वेक्टर बता जो एक दूसरे के कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। हमने दोनों पेयर लिख दिए। पहली बात। दूसरी बात ध्यान से समझ फिर से देख, फॉर्मूले में आ रहा है थीटा, आया ना? अगर किसी भी फॉर्मूले में थीटा आए तो उसमें क्या बनते हैं? बनेंगे थीटा आ गया तो
केसेस कैसे बनेंगे देख, केस 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री। अब तो देखिए फॉर्मूले में अगर थीटा 0 हो गया बच्चा तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बता, थीटा 0 का मतलब क्या है। थीटा 0 तभी होगा जब ये v इधर से घूम के इधर आ जाए। मतलब अभी मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज घुसा थीटा एंगल पे ऐसे, तो थीटा 0 कब होगा। देखियो इसको जब मैं इसके साथ मिला दूं तो थीटा क्या हो गया, 0। अच्छा अब थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 होने का मतलब हुआ दैट चार्ज इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। या थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि चार्ज उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, यही तो मतलब हुआ। या मैं ये भी कह सकता हूं ना, चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड। दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। मतलब थीटा 0 का मतलब है चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड। कि चार्ज भाई फील्ड के साथ कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल। ये तो हुआ केस 1। अच्छा केस 2, अगर थीटा कितना कर दूं बोल, 90 डिग्री। थीटा कितना कर दूं बोल, 90 डिग्री। अगर मैं थीटा 90 डिग्री कर दूं तो फोर्स क्या आ जाएगी बोल, QBB। ये फोर्स की कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अरे यार हाँ ना बोल। अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग केस बनता है भाई, केस 3। अगर मैं इसमें वेलोसिटी 0 कर दूं, अब अगर इस फॉर्मूले में वेलोसिटी 0 कर दी जाए तो फोर्स फिर से क्या आती है, क्या कोई मुझे बताएगा क्यों 0 आ रही है। फॉर्मूले से मत बताओ, लॉजिकली मुझे बताओ कि वेलोसिटी को 0 करने पे फोर्स 0 क्यों आगे, कौन बताएगा। समझ गए, वेलोसिटी जब 0 है तो इसका मतलब चार्ज चल नहीं रहा। चार्ज जब तक चलेगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं, और जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स, एक चुंबक का और चार्ज का आपस में कोई लेना देना नहीं। खाली चुंबक खाली चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकती, खाली चार्ज खाली चुंबक पे नहीं लगा सकता। अगर चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तब चुंबक मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगा पाएगी, अदरवाइज फोर्स लगाना मुमकिन नहीं। बात समझ में आई, ये होगा जानकारी। कहते हैं छोड़, आओ जरा आगे बढ़े। पहले प्रश्न का उत्तर देके बताओ, जो बताएगा उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा। कहता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर गया। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर गया तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स। तो कह रहा बता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जब कोई फोर्स नहीं लगी। तो थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, और थीटा 0 डिग्री होना चाहिए तो डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आना बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उत्तर लिख लो, फाइल आज ही सुबह भेजी गई है, याद है तो सुबह से याद आ गई। एंटी पैरेलल नहीं लिख सकते हैं, आगे चल के पता चलेगा एंटी पैरेलल पे लग जाती है फोर्स। ठीक है, उत्तर लिख लिया। अब देखो सुंदरता से अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सवाल कहता है दूसरा, कहता है अगर एक पार्टिकल जिसका चार्ज Q है इज मूविंग विद द वेलोसिटी v अलोंग द x एक्सिस। लो जी, x एक्सिस में रफ्तार है जी v अलोंग द x एक्सिस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द y एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द y एक्सिस। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब।
कहता है इस फॉर्मूले का दुरुपयोग कर और दुरुपयोग करके बता कि फोर्स किस दिशा में लगेगी। कौन सी जेड, पॉजिटिव जेड के माइनस नेगेटिव जेड? अब बता खाली, अब बता कौन सी दिशा में फोर्स लगेगी? आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। अरे कैसे पता लगेगी रे बाबा? ए मेरा भाई इधर दे, एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एफ वेक्टर की डायरेक्शन इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। जब टॉर्क सिखाया था तब भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सिखाया था, और ये मैग्नेटिक फील्ड में जबरदस्त रूप से इस्तेमाल होगा। अपने सीधे हाथ की उंगली को पहले वेक्टर की तरफ रखो, घुमा के दूसरे की तरफ लेके जाओ। ऐसा करते समय अंगूठा जिधर आए वो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन है। अंगूठा खुपच बाहर, यानी कि फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। मैंने पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के सवाल नहीं होंगे। पूरे मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ क्रॉस है। बता आंसर, बता। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। अभी दूसरे वाले बैच में वेक्टर्स पढ़ाऊंगा मैं 11th वाले में। किसी को वेक्टर्स पढ़ने हो तो टीडीएस वाले बैच में आके पढ़ लेना वेक्टर्स 11th के, फ्री में, कोई पैसा नहीं लूंगा, लालची आदमी नहीं हूं। हाँ, जो फीस है वो नहीं छोड़ूंगा, वो तो लेके रहूंगा। चलो भाई, बन गया चित्र, डायग्राम बन गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू अ चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो क्या है फॉर्मूला बोल? F वेक्टर बराबर Q v वेक्टर क्रॉस। इसी फोर्स को कई बार हम लोग बोल देते हैं क्या? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स पे आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? F वेक्टर बराबर Q v क्रॉस b। जब कुछ नहीं कह सकते तो हम क्या कह सकते हैं? ये परपेंडिकुलर होगी किसके? F के और v के। इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ F एंड v। लिख आंसर, आंसर लिख। देख जितना सा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया, देख उस पे क्वेश्चन देख कितने सारे आए घुमा कर आगे। जूता है मेरे पास 10 नंबर जूता है मेरा। कि क्यों पूछ रहे हो तुमको क्यों पूछना चाहिए मुझसे? ये लड़का कह रहा है v क्रॉस b की जगह b क्रॉस b कर दें तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव उल्टा सीधा एक समान थोड़ी होता है। एक गधेड़ा। तुमसे हमको ऐसे प्रश्नों की उम्मीद नहीं होती है। हो गया भाई? 2 प्रश्नों के उत्तर लिख लिए गए भाई। अगले पेज पर बढ़ रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज ऑफ दीज नेम द पेयर ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर एट राइट एंगल। मैंने बता दिया। बोल कौन कौन से पेयर है? F एंड V एंड F एंड नेम द। अच्छा ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं बताया मैंने, इसको छोड़ दो 2 मिनट को। 7वें पे आ जाओ। अंडर व्हाट कंडीशन डज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स? कितना डिग्री? लिख डाल दोनों के आंसर। छठे को छोड़ दे अभी, दोनों के आंसर लिख डाल भाई। जो पीछे छोड़ दे भाई, ये बात हाँ जी लिख लिए भैया। आगे बढ़े सवाल। चलो 8वें का उत्तर दो। V0
V जीरो या थीटा जीरो, साफ साफ लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग चल रहा है, तो V कैसे जीरो हो गया? थीटा जीरो होगा। क्या जीरो होगा भाई? कोई फोर्स कम नहीं लगेगी जब थीटा कितना डिग्री हो, तो फोर्स कितनी आएगी? क्वेश्चन नंबर 2, किस कंडीशन में जो फोर्स एक्सर्टेड है वो मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी? बोल मैक्सिमम, बोल बोल मैक्सिमम, बोल मिनिमम, बोल। इन अ सर्टेन अरेंजमेंट a proton does not get deflected while passing through a magnetic field. Under what condition is this possible? Under, अरे प्रोटॉन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, किस कंडीशन में मुमकिन है? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। खत्म। उधर देख ले, एक ही चीज को कितनी बार घुमा फिरा के पूछ दिया, वही बात है। और सारे पी वाई क्यों है? बिल्कुल सर। धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी वजह से, इसका जो कोर है वो मोल्टन आयरन का बना हुआ है। मोल्टन आयरन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। जब वो मोल्टन आयरन कोर स्थिर नहीं है, वो घूम रहा है बहुत तेजी से, जब वो घूमता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के घूमने की वजह से करंट बनता है, जिससे धरती का क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी ऐसा हो कि ये कोर हमारा घूमना बंद कर दे तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो धरती पे जीवन खत्म हो जाएगा। एक सवाल पैदा होता है, क्या इतिहास में ऐसा हुआ है? आंसर है हाँ, 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, जिसको हमारे ग्रंथों में प्रलय का नाम दिया जाता है। प्रलय, सब समाप्त। ठीक है, सब समाप्त। और वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये मानते हैं कि कुछ करोड़ों साल के बाद कोर दोबारा से घूमना शुरू होता है, और जब दोबारा से घूमता है तो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है कोर, तो उससे नॉर्थ और साउथ आपस में बदल जाते हैं। जहाँ आज नॉर्थ है वहाँ साउथ हो जाता है, जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ हो जाता है। अब इसका एक बहुत क्लियर सा एक प्रश्न तुम्हारा हो सकता है कि क्या आज भी ऐसा हो रहा है कि पोल बदल रहे हैं? आंसर है हाँ। पोल हर रोज, हर साल, हर महीने के हिसाब से इन्वर्ट हो रहे हैं। करेंटली हमारी धरती के जो पोल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, सॉरी मैं टेढ़ा बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे हैं, ऐसे। जैसे मान लो ये नॉर्थ है, लेट कर रहा हूँ मैं, ये साउथ है, एग्जैक्ट डायग्राम पे नहीं जा रहा हूँ, तो ये ना डेली के हिसाब से ऐसे शिफ्ट हो रहा है ऐसे। इसका रीजन मानते हैं वैज्ञानिक के, जो कोर की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब कोर पूरे तरीके से घूमना बंद कर देगा, तब ये पोल्स गायब हो जाएंगे, खत्म, और फिर किसी भी प्रकार का जीवन यहाँ नहीं रह जाएगा। फिर करोड़ों सालों के बाद कोर वापस से घूमना शुरू करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जहाँ आज नॉर्थ है वहाँ साउथ, और जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ होगा। और इसका परीक्षा परिणाम ये होगा कि जो हिमालयाज आज सबसे ऊंचाई पर हैं वो समतल मैदान बन जाएंगे, और जहाँ जो आज समतल जो मैदान है वो बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। मतलब पूरा इन्वर्जन हो जाएगा एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो। ऐसा आज भी देखा जा सकता है। इसकी वजह से एक फेनोमेना होता है, शायद से तुमने सुना हो ना सुना हो, ऑरोरा बोरियलिस। अलास्का के आसमान में रात को रंग दिखाई देते हैं। वह रंग इसी वजह से बनते हैं कि नया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी जगह से नए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, है ना, वो रंग बिखेरता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है, वो रंग बिखेरता है। इससे आसमान में क्या दिखाई देते हैं? कलर्स। तो ये एक्चुअली हो रहा है फिनोमेना। मतलब कहने का ये है, तुम मरोगे तो सही, ये बात तय है। ठीक है, पूरी धरती पे जीवन खत्म तो होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या हुआ भाई? समाप्त हुआ। आज हमने थोड़ा सा ही पढ़ा, बहुत ज़्यादा तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा उसको घर से अच्छे से क्या करके आएंगे भाई? रिवाइज ज़रूर करके आएंगे। अगली क्लास में हम 2 बड़े इंपॉर्टेंट लॉ खत्म करेंगे।